हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IS YS। नाम तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। ये काफ़ी फेमस स्लैंग है हमारे यूथ्स में, यंगस्टर्स में। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है एंड माय ऑप्शनल इज़ हिस्ट्री एंड दिस ईयर आई गॉट अ चांस टू राइट 2021 सिविल सर्विसेज मेंस, जो भी सर्दियों में हुआ था फ़िलहाल। तो इस चैनल को बनाने का जो मेरा मेन मोटिव ये था कि जितने भी हमारे मेजर इश्यूज़ हैं करंट अफेयर के, जो भी हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, मैं उनके एक ब्रीफ वीडियो बना दूं, जिनके अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात करें तो आई विल ट्राई टू कवर करंट अफेयर फ्रॉम एनी ऑफ द वन प्रोमिनेंट मैगजीन। एक हम कोई भी प्रोमिनेंट मैगजीन कवर कर लेंगे, प्लस उसकी जो स्टैटिक बुक होगी, लाइक इन दिस केस इट इज़ लक्ष्मीकांत। एंड उसके साथ हम ट्राई करेंगे जो भी मॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े मॉक्स के ट्विस्ट पॉइंट होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को इनके अंदर फैक्ट बना के ऐड कर दे करेंगे। एंड अदर देन दैट जो भी PYQs हैं, राइट। तो हम इन चार चीज़ों को, इन चार कंपोनेंट्स को अपने लेक्चर में इनहेरिट करके रखा करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि जैसे पॉलिटी के साथ साथ जितने भी स्कोरिंग वाले पॉइंट्स हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, IR हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, तो हम उनके ऐसे कर करके बनाएं। जैसे मेरे साथ हम बात करें तो हम पॉलिटी करेंगे, हम इकोनॉमी करेंगे एंड हम IR करेंगे। एंड जो हमारे दूसरे मेंबर हैं वो हमारे साथ कवर करेंगे, एनवायरनमेंट कवर करेंगे, वो दे विल कवर सोशल इश्यूज़, दे विल कवर सिक्योरिटी एंड दे विल कवर SNT, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो ये वाले इम्पोर्टेंट हैं, ये भी हम लेक्चर्स लेके आएंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो आज हमारा फोकस रहेगा पॉलिटी पर। पॉलिटी का आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे आज ट्राइब्यूनल्स, जो प्रिलिमिनरी की बात करें, मेंस की बात करें, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि हम पहला हमारा मेजर टॉपिक होगा। वेट, लेट मी सेलेक्ट माई पेंसिल। तो जी, हमारा पहला टॉपिक होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, और सबसे उसका पहला टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप प्री के एस्पेक्ट से देख लीजिए या मेंस के एस्पेक्ट से देख लीजिए, वो है ट्रिब्यूनल्स। तो हमारे इस लेक्चर में हम क्या ट्राई करेंगे कि हम जो लक्ष्मीकांत के जो भी फैक्चुअल नॉलेज है, हम उसको भी अपने लेक्चर के बीच ही इनहेरिट कर दें, ताकि अगर आप इसको सुन रहे हैं वाया वीडियो या ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हैं चलते फिरते, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जैसे भी हैं, अगर आपके पास टाइम की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको सुनते सुनते आपका लक्ष्मीकांत भी करंट अफेयर के साथ ही रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें जो हमारा ट्राइब्यूनल्स है, सबसे पहले ट्राइब्यूनल्स क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं? तो जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये इसका आर्टिकल है आर्टिकल 323A एंड 323B। हम आगे बात करेंगे कि 323A और B का क्या डिस्टिंक्शन है। और क्या ये अगला सवाल आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन था? तो इसका आंसर नहीं है। कि मतलब अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950, उस समय ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। तो फिर ये कब मेंशन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, जो कि हुई थी 1976 में। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़े मेरे पेन से दिक्कत हो रही हो, अभी ही रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट कारण मुझे जुगाड़ से काम करना पड़ रहा है। चलिए एनीवे, हिम्मत, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 के टाइम पे इसको ऐड किया गया था। अब इसमें जो हमने बात की कि 323A और B, तो A और B में क्या डिफरेंस है? जो हमारे 323A के अंदर हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसमें आपके सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज वाले ट्रिब्यूनल आ जाएंगे, जिनका हम कैट ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। और जो अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, वो हमारे 323B में आते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो 323 में कौन से ट्रिब्यूनल आएंगे? जैसे आप मान लीजिए टैक्सेशन से रिलेटेड आपका कोई आ गया, आपका इंडस्ट्री लेबर से रिलेटेड आ गया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आ गया, और फूड स्टफ से रिलेटेड आ गया, रेंट टेनेंसी से एटसेट्रा एटसेट्रा करके, इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी ट्रिब्यूनल हो, वो 323B में आएगा। अब हम बात करते हैं 323A की। तो 323A में दो तरीके के हमारे होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कैट,
जिन्हें हम बोलते हैं, जिनकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और दूसरे होते हैं हमारे सैट, जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका जो भी स्ट्रक्चर है, इनको कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, इनके मेंबर्स की क्या हमारे पास वो रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तब हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी कंपोजिशन कैसे रहती है, कौन सी बॉडी इन्हें बनाती है, किसके पास अथॉरिटी है, वो अब हम सारे फैक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इसे बनाता कौन है। तो इसे बनाने की जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को दी गई है, आर्टिकल 323A के तहत। ठीक, और जो भी इसके मेंबर होंगे, जो भी इसके चेयरमैन होंगे, तो सबसे पहली बात कि इसका नेचर क्या है। जो कैट है, जो हम कैट के विषय में, तो इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, और इसके जितने भी लोग हैं उसको अपॉइंट कौन करता है। माइंड माई वर्ड, ये अपॉइंट है, नॉमिनेशन नहीं है। तो इसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है कि इनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, तो इनके सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए मैं आपको वाइट स्क्रीन पे समझाता हूँ। वेट, लेट मी चेंज टू द वाइट स्क्रीन। जी, तो हम बात करें जो हमारे जितने भी मेंबर्स ऑफ कैट हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन सी कमेटी है, कौन सी हाई पावर्ड कमेटी है जो इन्हें करती है। तो एक अगर हम बात करें इसकी सिलेक्शन के लिए, एक हाई पावर्ड HPC जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक हाई पावर्ड कमेटी बनती है जो हमारे मेंबर्स को रिकमेंड करती है। और इस हाई पावर कमेटी को हेड कौन करते हैं। इस हाई पावर कमेटी को हेड करते हैं हमारे कोई भी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेट, मैं थोड़ा पेंसिल का इशू रिजोल्व कर लूँ प्लीज़। जी, तो जो हाई पावर कमेटी जिसकी हमने बात की, इस हाई पावर कमेटी को जो हेड करते हैं वो होते हैं हमारे सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी सिटिंग जज होंगे वो इसको करेंगे। और इन जो ये सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको नॉमिनेट कौन करता है। तो इनको नॉमिनेट करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के CGI। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो CGI हैं वो अपॉइंट करते हैं किसी सिटिंग जज को, जो एक हाई पावर कमेटी बनाते हैं, और देन वो हाई पावर कमेटी ये नाम रिकमेंड करती है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ कैट को। आई एम होप ये बहुत इजी प्रोसेस था। मैं आपको एक दोबारा समराइज कर देता हूँ। जो हमारे भारत के CGI हैं वो अपॉइंट करते हैं एक सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और वो जो सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो बनाते हैं एक हाई पावर कमेटी। एंड दैट हाई पावर कमेटी वो फिर नाम रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ कैट। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोसीजर। एंड उसके बाद जब हमारे प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया, तो उनके जो फाइनल एक हम बोलें स्टैंप लगती है, तो फाइनल स्टैंप लगती है हमारी हाईएस्ट बॉडी जो है हमारे इंडिया के अंदर, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंट करती है, दैट इज़ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। मैं लिख देता हूँ, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको हेड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको पता हो कि हमारे कितने कैबिनेट कमेटीज़ उनको कौन कौन रिकमेंड करता है, उनके क्या क्या पर्पस, उनको कौन कौन हेड करता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरा ये सवाल पूछने का एक ही मकसद है कि ताकि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लक्ष्मीकांत को खोलें, वहाँ से उन टॉपिक को पढ़ें और उनको कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि बाकी लोग भी सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि कैट का ज्यूरिसडिक्शनल एरिया कहाँ कहाँ तक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कैट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस किस में है। तो अगर हम बात करें, इसका ज्यूरिसडिक्शनल है इन रिलेशन ऑफ, अगर तो हम बात करें रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल सर्विसेज पब्लिक सर्वेंट्स का, वो इसके जुडिशन के अंदर आता है। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज तक भी जाता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज तक भी जाता है। और ये ध्यान देने वाली बात है, जो सिविल पोस्ट हैं, मिलिट्री पोस्ट, जो सिविल पोस्ट हैं अंडर हमारे डिफेंस सर्विसेज, ये डिफेंस सर्विसेज के सारे पर्सनल को कवर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं। इसको स्टार मार्क मैंने तभी करा है
कि जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिफेंस सर्विसेज के, वो भी कैट के अंदर आएंगे। अदर देन दैट अगर हम बात करें, हाउ एवर लिख रखा है इन्होंने, द मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। हम देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि सेक्रेटरी जो IAS रैंक के अधिकारी यहाँ पर जाते हैं तो वो भी कैट के अंदर आते होंगे, बट वो कैट के अंडर नॉट कवर्ड हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। आप एक्सेप्शंस को थोड़ा और फोकस पे ध्यान दीजिए। मॉक्स में आप काफ़ी क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे, अगर ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपको नॉर्मली डाल देंगे ABC में कि सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। आपको लगेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही जाते हैं तो वो कैट के अंदर कवर होंगे, बट यहीं पर ट्विस्ट है पॉलिटी का कि वो कवर नहीं होते। और डिफेंस फोर्सेस, आपको लगेगा कि डिफेंस फोर्सेस में तो सारे कवर नहीं होते होंगे, लेकिन डिफेंस फोर्स के सिविलियन एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं कैट के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरा है इस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ट्राइब्यूनल्स का। अब इसके हम आगे देखेंगे जो भी अगर हम जो सेट की बात करें, जो स्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल है, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है। एक केस आया था हमारा, आपको वो याद हो, उस केस का नाम था वेट, लेट मैं चेंज द स्क्रीन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे कैट ट्रिब्यूनल्स हैं, क्या ये किसी प्रोसीजर से बाउंड हैं, क्या ये सिविल प्रोसीजर से बाउंड है या किससे बाउंड है? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी से भी बाउंड नहीं है। दे वर्क ऑन द बेस ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब ये CRPC CPC से बाउंड नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, विच मीन्स कि जस्टिस इनको देना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फिर बनता है इसके बाद जो नेक्स्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, पहले क्या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या इसमें आपको अगर कोई याचिका दायर करनी है तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या क्या है? तो जी नहीं, इसका एक नॉमिनल फीस है, 50 रुपीज़ का इसका एक नॉमिनल फीस है, टोटली फ्री नहीं है, 50 रुपीज़ का नॉमिनल फीस देना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर आपको कैट के उसको ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज करना है, तो पहले क्या क्लोज हुआ करता था, आप कैट से डायरेक्ट जाते थे सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए। इसमें हम हाई कोर्ट को बाईपास कर देते थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कि हम ऐसे हाई कोर्ट को जो बाईपास करें इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर एक बहुत फेमस केस हुआ था हमारे हिस्ट्री में, उसका नाम है चंद्र कुमार केस। चंद्र कुमार केस ये हुआ था हमारा 1997 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हम हाई कोर्ट को बाईपास कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसमें ये क्लोज ऐड किया गया कि जो कैट है, कैट का अगर हमें कोई ऑर्डर को अपील करना है तो अब हम पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, इसको बाईपास नहीं होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा इसके रिगार्डिंग, तो इसको फिर उसने क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम बात करते हैं सेट की। सेट माने स्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल्स। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसको कौन से एक्ट से बनाया गया था, तो जितने भी हमारे एपिलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, चाहे वो कैट हो सेट हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आया था। आई एम सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई कर्सर। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में आया था, जिसके तहत हमारी पार्लियामेंट ने इनको एस्टेब्लिश किया था, सेट्स को। अब क्या सेट्स हर एक स्टेट में है? ये हर एक स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स ने बनाया है, कुछ स्टेट ने नहीं बनाया है। तो ये हमारे लिए याद करने वाला फैक्ट है। ठीक है, मुझे स्क्रीन क्लियर करने में टाइम लग गया। तो अगर हम बात करें सेट सभी स्टेट्स में है तो नहीं, नॉट इन ऑल स्टेट्स, ये याद रखने वाला फैक्ट है। ऐसा UPSC या तो फिर मॉक्स में आ सकता है कि क्या हर एक स्टेट में? नहीं जी नहीं, हर एक स्टेट में नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ये है या नहीं है। मैं जैसे पंजाब का हूँ तो पंजाब में फ़िलहाल ये नहीं है। अगर हम बात करें कि इसके जो चेयरमैन है, इनका जो बोर्ड है, उसको अपॉइंट कौन करता है, तो इस पर ध्यान देने वाली बात है, इसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें कैट को भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और सेट के चेयरमैन और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें फिर किसकी कंसल्टेशन के साथ काम करना पड़ेगा? अभी गवर्नर एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उन्हें हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो गवर्नर के साथ ये कंसल्टेशन करेंगे। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं, जैसे UPSC और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी जैट का प्रोविज़न है। अगर हम बात करें जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो उसमें भी इसका प्रोविज़न है। अगर 2 से ज़्यादा स्टेट चाहें तो वो एक ही जैट बना के उस जुरिडिक्शन के अंदर आ सकते हैं, और उनका भी जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, अगेन विद द कंसल्टेशन ऑफ जो भी स्टेट्स कंसर्न होंगे उस जैट के लिए। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा।
अभी एक इम्पोर्टेंट जो हम बात करें, जो हम बात करते हैं 323A और 323B की, इनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो 323A है उसमें हायरार्की नहीं है। ऐसा एक अक्सर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा मॉक्स में कि इज देयर अ हायरार्की इन 323A। तो 323 जो मानिए जो ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे, उनमें कोई हायरार्की नहीं है, और जो 323B वाले हैं उनके अंदर हायरार्की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, वेट लेट में लिख दूँ। इसमें हायरार्की है एंड इसमें हायरार्की नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इनका कोई एपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, इनका खुद का। जैसे हम बात करें टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, उसका एक इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। सिमिलरली कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, फिर NCLAT आता है हमारा। तो इसमें एक हायरार्की है, राइट। बी वालों में जितने भी हमारे अदर हैं, जितने भी अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं, उनमें एक हायरार्की रहती है। लेकिन जो 323A वाले, इनमें कोई हायरार्की नहीं, इनमें कोई एपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है इनका सीधा हाई कोर्ट जाता है अगर आप अपील करेंगे। लेकिन जो अदर देन दैट हैं उनके एक एपीलेट ट्रिब्यूनल्स रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम विजन के डॉक्यूमेंट पर जाते हैं वापस। जी, तो ये हो गया। इसके बाद एक छोटा सा फैक्ट जो हमारा रह गया होगा, वो फैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। अगर हम बात करें 323A की, राइट, तो इसको जो बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली पार्लियामेंट के पास है, राइट। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, फिर चाहे वो कैट हो या सैट हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो स्टेट के एपीलेट ट्रिब्यूनल और जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाता है। इसको आप ध्यान से गौर कीजिएगा। और अगर हम बात करें 323B की, वेट, अगर हम बात करें 323B वालों की, तो इसका अधिकार दोनों के पास है, पार्लियामेंट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का इशू है, राइट। तो इसमें पार्लियामेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एंड पार्लियामेंट भी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों के अंदर कवर होता है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पर वापस। मेजरली मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने इनकाउंटर किए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी हम आगे देखते हैं। अभी देखते हैं ये खबर में क्यों था, ये न्यूज़ में क्यों था। तो वो बहुत बेसिक्स है। अभी हुआ क्या था, सेंटर, ये थोड़ा पुराना मैगजीन है, तो अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। तो उस समय हुआ क्या था, सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट कर दिया था, और जो ऑर्डिनेंस था उस ऑर्डिनेंस का ये लंबा चौड़ा नाम देख लीजिए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। आप मुझे बताएं ऑर्डिनेंस किस एक्ट के तहत, किस आर्टिकल के तहत आता है, और क्या ऑर्डिनेंस पे डिस्क्रिप्शन होता है प्रेसिडेंट का या नहीं होता। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, रिवीजन आपकी भी होगी और आपके साथ हमारे और एस्पिरेंट्स की भी होगी। ठीक है, ये आप मुझे बता दिए, मैंने आप पे छोड़ दिए। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए बेसिक सा विजन का एक इन्फोग्राफिक है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं इनका नेचर क्या है। तो दे आर ऑफ क्वासी जुडिशियल, मतलब ये प्रॉपर जुडिशियल भी नहीं है और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है, ये उन दोनों के बीच का कोई है। जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारा इंडियन जो स्टेट पॉलिटी है वो क्वासी फेडरल है, ना तो बिल्कुल फेडरल ना तो बिल्कुल यूनिटी, एक बीच बैलेंस है, एक बिल्कुल मिडल पाथ स्ट्राइक किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने। तो उस हिसाब से हमारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी क्वासी जुडिशियल हैं, क्वासाई जुडिशियल जो भी आप बोलें। और ना तो ये कोर्ट हैं ना ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, वही इनके कुछ बीच का नेचर है इनका, तो क्वासाई जुडिशियल जिन्हें बोल देते हैं। अदर देन दैट फिर हम बात करें कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से जस्टिस पे काम करते हैं, तो नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट रहती है, मतलब ये समन वमन भेज सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। और अगर हम बात करें इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र कहाँ कहाँ है, तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था कि 42nd अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया था 2 आर्टिकल्स को, 323A 323B। जो 323 हैं वो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, 323B हमारे अदर मैटर्स के साथ हैं, जो भी ट्रिब्यूनल्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के नहीं हैं। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो ऑर्डिनेंस आया था, जनरली वैसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन आप ध्यान दे लीजिए, देख लेते हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, इस ऑर्डिनेंस में जो था वो था कि चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल, उनका टाइम पीरियड होगा 4 ईयर्स का एंड उनका एज होगा 70 ईयर्स का। तो आप 4/70 ऐसे करके याद कर लीजिए, अपनी मैगजीन में कहीं पे लिख लीजिए। वैसे मैंने तभी लेक्चर बनाया था कि आपको ये सब याद नहीं। और जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए इन्होंने एज रखी थी, अदर मेंबर्स अदर देन चेयरमैन। हम चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन बोलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि चेयरमैन अगेन ये हमारे पेट्रियार्की को दर्शाता है कि हम चेयरमैन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए विजन ने भी इसे चेयरपर्सन ही किया, विच इज़ अ गुड थिंग। हमें चेयरपर्सन यूज़ करना चाहिए, वाइस चेयरमैन, इट कैन बी वुमेन ऑल्सो।
सो आगे हम देखें तो देखिए इसकी भी एज 4 ईयर ही था, 10 ईयर, और इनकी एज 67 थी। इनकी 70 थी, इनकी 67 थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 467 470। और अगर हम बात करें आगे तो ये हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसने ट्रिब्यूनल्स को रिकमेंड किया था। स्वर्ण सिंह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को और रिकमेंड किया था, आप मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ थी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बेसिक फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मैं हिंट दे दूं कि 42nd अमेंडमेंट से ही हमारे ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए और उस चीज़ को भी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था। तो आप मुझे बताएं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम करंट को और स्टैटिक को फ्यूज़ करके ही करेंगे। एक मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी मेंस वाला एस्पेक्ट है, जैसे इन्होंने दे रखे नीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स, तो इसके लिए ना हम अलग एक मेंस का सेगमेंट बनाएंगे जिसमें हम बिल्कुल मेंस के ऑप्शन, मेंस के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसके हिसाब से फिर हम वहाँ पर ये वाले मुद्दे सब डिस्कस किया करेंगे, राइट। और इस पर फिर हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये हद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करें मेंस के एस्पेक्ट से, कोई जुडिशरी क्वेश्चन आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, जुडिशरी कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, जस्टिस डिलीवरी कैसे स्ट्रेंथन करें, तो उसमें ये डाटा हमें बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है, हाई कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है, सबॉर्डिनेट कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है, जिस कारण से हमें ट्रिब्यूनल सर्विसेज ऐड करनी पड़ी। हमें जुडिशरी AIGS की अगर बात करें, अगर आपको पता होगा जो लोग तैयारी करें, AIGS को प्रपोज किया गया था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। उसमें इसका एक बेसिक पर्पज़ ये था कि जो सबॉर्डिनेट लेवल पर हमारी मशीनरी है उसको हम स्ट्रेंथन करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी पेंडेंसी सबॉर्डिनेट में ही है। देखिए इन करोड्स में है सबॉर्डिनेट में, देन लैख में है सुप्रीम कोर्ट में, देन फ्यू थाउजेंड है सुप्रीम कोर्ट में। तो AIGS का लाने का एक मेन मुद्दा यही था कि हम सबॉर्डिनेट कोर्ट की मशीनरी को स्ट्रेंथन करें और रोबस्ट करें, ताकि हम वहाँ से पेंडेंसी रिड्यूस कर सकें और हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें। फिर जितने भी इश्यूज़ हैं ये भी हम हमारे मेंस वाले सेगमेंट में ही मोस्टली कवर करेंगे। अगर कोई इसमें होगा जो हम बात करें कि प्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट, तो हम आपको डिस्कस जरूर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने कि द आइडिया ऑफ NTC, अगर हम NTC की बात करें, जो एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की बात की गई है, जिसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, इसका भी यही है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं इनको मर्ज करके एक ही ट्रिब्यूनल में मर्ज कर देंगे, ताकि वो उनका जो इंटरऑपरेटिबिलिटी है वो अच्छा हो जाए, वो कन्वर्जेंस में बात करें, लाइजन में काम करें, टेंडम में काम करें, ताकि उनका भी, जैसे हमारी जो टैक्सेशन का है और एक इंडस्ट्रियल लेबर, इनका कुछ इकट्ठा डिस्प्यूट आ गया तो वो दो में ना चले, एक ही में चले, है ना। तो इस कारण से हम थोड़ा ईज कर रहे हैं जस्टिस को लाने के लिए। आपको बताओ, एक हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अब तो फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने उसको डिसबैंड कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाला डायमेंशन था। UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी था कि वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो वैसे ही इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर था, उसमें हमारे इंडिया का काफ़ी पीछे रैंक था। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हमें कोई, अगर फॉरेन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है, उन्हें अगर प्रॉपर्टी अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें, तो उसमें बहुत पीछे था रैंक हमारा। तो उसके लिए भी एक स्टेप था ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ताकि करें। अगेन दैट L चंद्र कुमार केस इंपॉर्टेंट है, जिसने हाई कोर्ट को इंक्लूड किया गया था। पहले हाई कोर्ट को बाईपास कर देते थे, अब हाई कोर्ट को इंक्लूड किया गया। दैट वाज अगेन दैट L चंद्र केस। इसको आप अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें, मेंस फॉर्डर एक अच्छा है। एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ ऐसा है। बाकी हम मेंस वाली सेगमेंट में ज़रूर कवर करेंगे। अगर हम एक बार देख लें तो रिवाइज में आपको करवा दूंगा सारी चीज़ें, दैट्स नॉट एन इशू। बाकी मोटा मोटा जितना भी था मेजर हमने कवर कर लिया है इसको। अदर देन दैट आई डोंट थिंक इसमें कुछ चीज़ें हैं। मैंने फैक्ट का एक इमेज था वो मैं डाल दूंगा जो लक्ष्मीकांत से मैंने उठाया था। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट बचा है जो होगा। बाकी जो मैंने आपसे थ्रू आउट लेक्चर क्वेश्चंस पूछे हैं, 2-3 बेसिक क्वालिटी के, आप उन्हें ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में चाहे मत लिखिए, लेकिन आप खुद रिवाइज़ उन्हें कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड हमारा मेन मोटिव है पेपर निकालना। ठीक है, वो आप सब लोग जानते ही हैं, तो वो हमारा मेन मोटिव है, आप उसको कीजिए। हम ऐसे ही ट्राई करेंगे कि जितने भी विजन के ऐसे लेक्चर्स हैं उनमें मैं ट्राई करूँगा कि लक्ष्मीकांत के जो मॉक्स के, जो प्रीवियस ईयर के जो भी टर्न ट्विस्ट होंगे पॉलिटी के, उनको मैं इन्हीं लेक्चर में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि आपका टाइम बचे। प्रीलिम के PYQ एनालाइज करने का, मॉक्स रिवाइज करने का, आपका सभी इसके अंदर ही डाल दूँगा। मैं ट्राई करूँगा जितने इसको कॉम्प्रिहेंसिव बना सकूँ। बाकी जो होगा, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने मिस किया है, तो आप उसको वेलकम है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिएगा। मैं उसे पिन कर दिया करूँगा, या फिर मैं अगले लेक्चर में उसको इंक्लूड कर दिया करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो हम ज़रूर करेंगे।
ऐसे ही हम सीरीज़ चलाते रहेंगे। इन्वायरमेंट जो मेन टॉपिक है, देखिए पॉलिटी मेन है हमारा, इन्वायरमेंट मेन है, इकोनॉमी मेन है। ये जो 3 सेगमेंट है जो बहुत स्कोरिंग रहते हैं हमारे, करंट और जिनमें स्टैटिक का एक हम बोले मिश्रण हमें रखना पड़ता है, तो इनको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें PYQ, मॉक्स, स्टैटिक, जहाँ जहाँ सोर्सेज से मैंने कवर किया था, अच्छे जो सोर्स मुझे लगे, तो उनसे डेफिनेटली कवर करेंगे और इसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे ताकि इन फ्यूचर भी ये लोगों को हेल्प करता रहे, नॉट जस्ट दिस ईयर, आगे भी फ्यूचर में कवर करता रहे। क्योंकि मोरलेस स्टैटिक करंट मिक्स चलता है, बहुत लोगों को दिक्कत रहती है पॉलिटी का क्या करंट पढ़े किसका पढ़े। तो एक ही है कि आप करंट को स्टैटिक के साथ इकट्ठे रिवाइज कीजिए। जैसे अभी ट्रिब्यूनल आप मान लीजिए विजन में पढ़ रहे हैं, तो उठा के 2-3 पन्ने ट्रिब्यूनल के लक्ष्मीकांत से भी पढ़ दीजिए। जब भी आप ट्रिब्यूनल काउंटर करें, मान लीजिए आपने हिंदू में कहीं पढ़ा ट्रिब्यूनल खबर, तो जैसे ही ट्रिब्यूनल दिखा लक्ष्मीकांत खोलिए, रिवाइज कर दीजिए। इस तरीके से आपका 10-15 बार रिवीजन पता भी नहीं चले कब हो गया आपको। तो यही खूबसूरती रिवीजन की, जो आप सुनते हैं टॉपर लोग बोलते हैं 10-15 बार रिवीजन कर दिया, वो ऐसे ही है, जहाँ आपको दिखा कोई टॉपिक ट्रिब्यूनल दिखा कर दिया। और जैसे मान लीजिए इसमें ऑर्डिनेंस की बात की, आपको लगा कि ऑर्डिनेंस का मुझे आर्टिकल नहीं याद है, चुभ रहा है मुझे, लक्ष्मीकांत खोली प्रेसिडेंट चैप्टर ऑर्डिनेंस सारा रिवाइज कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा प्रेसिडेंट रिवाइज कर दीजिए, ऑर्डिनेंस रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। ऐसे जैसे मतलब ऐसे, हाँ, ऐसे करते करते आपका मल्टीपल टाइम चीज़ रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम आपको रिवीजन आपका इजी करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा, हमने सोचा है कि हम छोटे छोटे ही बनाएंगे अपने सेगमेंट्स को। तो नेक्स्ट हमारा होगा एम्प्लेड, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में इस पर क्वेश्चन आया था जिसने काफ़ी हल्ला मचा दिया था उस साल के पेपर में, 2020 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम इसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।